नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात हम देश की करेंगे तो उन विपक्षी दलों की चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में किसी भी हद तक चले जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार का विरोध होता है और होना भी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल मोदी विरोध में हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाने की भी बातें करने लगे। आज सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर श्रीलंका की, जहां राष्ट्रपति भाग गए, राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा हो गया। लोग राष्ट्रपति का जिम यूज कर रहे हैं, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। यह अराजकता की स्थिति श्रीलंका के अंदर। जनता राष्ट्रपति भवन में उत्पात मचा रही है। दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की है, भारत के संसद की है। भारत के संसद की नई बिल्डिंग की है, जहां पीएम मोदी ने आज अशोक स्तंभ का अनावरण किया। हिंदुस्तान की यह तस्वीर गवाही दे रही है कि भारत का लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है और कितनी भव्यता से खड़ा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का सिर्फ एक मकसद है, मोदी का विरोध करना। मोदी को हराना मुश्किल है तो अब विपक्षी दल श्रीलंका के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, यही कह रहे हैं कि मोदी भारत को श्रीलंका बना देंगे। टीएमसी के विधायक इदरिस अली तो कह गए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ पीएम मोदी को रिजाइन देकर भागना पड़ जाएगा। कह रहे पीएम मोदी भागेंगे जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए, भीड़ से बचकर भागेंगे इस्तीफा देकर। एक बार ममता बनर्जी के विधायक को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज़ वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। ममता बनर्जी के विधायक ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानित बयान दिया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी इसे साजिश बता रही है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने इदरिस के आतंकियों से कनेक्शन होने की बात कह दी। सौमित्र खान ने कहा कि पीएम मोदी देश के पिता समान है और ममता बनर्जी को काली घाट छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री माननीय जो हैं, उनके लिए अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो इससे उनकी विचारधारा पता चलती है। एक तो वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। तो इससे पता चलता है कि फेडरलिज्म के कोई मायने नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अगर कहे तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि ये जो है सोची समझी साजिश है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी क्या भगवान हैं, इज मोदी गॉड। तो जब किसी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है, जब वो इस तरह की बातें करती हैं तो उनके पीछे पीछे बाकी जितने अनपढ़ हैं वो तो इस तरह की बातें करेंगे। 2007 में जो आतंकवादी थे इदरिस अली, 2007 में तो आतंकवादी थे, और वो सीएम को बोलना चाहिए, क्योंकि 6,22,000 करोड़ श्रीलंका का डिपॉजिट है और पश्चिम बंगाल का डिपॉजिट है 5,82,000 करोड़। तो पश्चिम बंगाल को सीएम को कालीघाट से उखाड़ना चाहिए। वो पब्लिक घेराव करेगा सीएम का ऑफिस, पीएम को नहीं, क्योंकि पीएम इज ए फादर ऑफ द इंडिया। ऐसे बन गया कि पीएम है, नरेंद्र मोदी जी है, उसलिए बहुत भारत का हर आदमी, हर पब्लिक अच्छे है। देखिए, सच ये भी है कि आज दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। आज दुनिया हर मुश्किल वक्त में भारत की तरफ देख रही है। कोई भी चुनौती, पीएम मोदी की नीतियों की दुनिया में तारीफ हो रही है। पूरा विश्व आज मोदी को एक शक्तिशाली नेता के तौर पर देख रहा है। लेकिन वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं देख रहा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखता है। लेकिन विडंबना देखिए कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास का सबसे कमजोर पीएम बता रहे हैं। एक बार केसीआर को भी सुन लीजिए। मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। श्रीलंका के बहाने पीएम मोदी पर तंज कसने में ओवैसी भी पीछे नहीं। आज संसद भवन में अशोक स्तंभ का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया तो ओवैसी ने इसे संविधान के खिलाफ बता दिया। एक दिन पहले ओवैसी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर जनता के कब्जे की तस्वीर को ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज किया था और लिखा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्ते नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शक्ति, शासन
शाश्वत नहीं है, सभी निर्वाचित तानाशाहों के लिए रिमाइंडर। ये ओवैसी है, इनका जब मूड करता है ये संविधान की बात करते हैं, जब मूड करता है ये धर्म की बात करते हैं। लगता है विपक्ष को पीएम मोदी के विरोध के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो अब श्रीलंका निकाला गया। चंद दिन पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट लिखा था कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला जापान की एसडीएफ यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है। मोदी विरोध में हिंदुस्तान को श्रीलंका जैसा बनाने की कामना करना क्या जायज है? ऐसे में आज के सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को श्रीलंका बना देंगे या बना रहे हैं? मोदी को हराना मुश्किल हुआ तो देश को श्रीलंका बना देंगे, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है। मोदी नीति का दुनिया में डंका, विपक्ष को क्यों शंका? चर्चा करने के लिए हमारे साथ शुभराष्ट्र मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अनिर्बान बैनर्जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी भारत को उस कगार पर ले आए हैं कि श्रीलंका जैसे हालात भारत के बनने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी भागना पड़ेगा? नमस्कार सुशांत जी, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शिरकत मेरी करवाने के लिए। सुशांत जी, दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज कि जो लोग भारत और श्रीलंका के सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भारत अभी किस एक्सटर्नल डेट ट्रैप में है? क्योंकि श्रीलंका में जो हुआ, जिनको जानकारी न हो उनकी क्योंकि बहुत सारे लोग राजनीतिक बयान दे रहे हैं जिसका वास्तविकता से और अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको बता दूं कि आज भी छोटा सा एग्जाम्पल है, आप आज कोलंबो अगर जाएंगे तो कोलंबो में 5 स्टार होटल्स की भरमार है। और वो होटल्स कैसे बनाए गए? वो चाइना से डेट लेकर के बनाए गए। क्या भारत की स्थिति ऐसी है? जब ऐसी नहीं है तो फिर हम ये ऐसी तुलना का क्या कोई बेस नहीं है ऐसी तुलना का। बात जहां तक रही कि प्रधानमंत्री के विरोध की, जिसकी आप बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा चलन चल पड़ा है कि बात बात पे मोदी जी के प्राण पर संकट सीधे विपक्ष जो है वो किसी न किसी रूप में लगाना शुरू कर देती है। चाहे वो श्रीलंका का मामला हो या वो जापान का मामला हो, जो बयानात आते हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो इतने शर्मनाक, घृणास्पद और संविधान तो छोड़िए, वो किसी भी नैतिकता के तहत नहीं है। अरे आपको विरोध करना हो, आप विरोध कीजिए ना। जितने लोग यहाँ पे मोदी विरोध में बैठे होंगे आपके पैनल में भी, मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैं सीएए के समय भी पूछ रही थी, 1 पेज डॉक्यूमेंट आप लेके आइए कि भाई आप श्रीलंका और भारत की तुलना किस आधार पर कर रहे हैं। आज भारत की जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो दुनिया के जो टॉप 5 देश हैं उनकी है। तो इस सिचुएशन में किस आधार पे तुलना कर रहे हैं? ठीक है, आप कह रही हैं कोई आधार नहीं दिखता कि भारत श्रीलंका बन जाए और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोध करना। ये आपका इनिशियल रिमार्क ले रहा हूं, फिर इस पर अभी आगे जाएंगे तो और चर्चा करेंगे। तहसीन पूनावाला, भारत श्रीलंका बनने जा रहा है क्या? नरेंद्र मोदी उस तरफ भारत को धकेल रहे हैं क्या? क्या आधार है इसको कहने का? नमस्कार सुशांत जी, आपने मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ें मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, जो लोग भी ये सोचते हैं कि भारत और ये खुश होते कि श्रीलंका की जो हालत हुई है और ये कल्पना करते कि भारत की भी वैसी हालत होगी तब नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, वो बेहद गलत है। नरेंद्र मोदी जी को हराना है, बिल्कुल हराना है। भारतीय जनता पार्टी को देश की हुकूमत से निकालना है, यह उपदेश है। लेकिन भारत की हालत श्रीलंका की तरह हो, ऐसे में कभी भी आशा नहीं करूंगा। और वो अभी होने के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन भारत को सीख लेना चाहिए श्रीलंका से। इकोनॉमी पे मैं 1-2 चीज आपको बोल दूं। भारत का जो अभी फिलहाल फॉरेक्स रिजर्व है, अभी जो फिलहाल 580 जो बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है, वो फिलहाल घटा है। सितंबर में एक बहुत बड़ी पेमेंट आ रही है और जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े उसके मुकाबले जो इंपोर्ट हमारे बढ़े हैं वो बहुत हाई है, जो आपको भारत की सरकार बता नहीं रही है। इसलिए गोल्ड पे उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया है और एक बहुत बड़ा पेमेंट हमें सितंबर में करना है। तो ये नहीं है कि हम श्रीलंका की हालत में जाएंगे, लेकिन एक परेशानी भारत को होगी। दूसरी चीज जो हम बार बार नहीं बताते, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, और सरकार बार बार ये कहती है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4% है, 4.5% है। ये गलत कहती है सरकार। इस करंट
अकाउंट डेफिसिट में जुगाड़ कर रही है, वो स्टेट्स के डेट और पीएसयूज के डेट नहीं गिन रही है। अगर उसे गिने तो 11-12% हो जाएगा। और सरकार में आप तो जानते कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे, इन्होंने आरबीआई में जिसको डाला, उनके तमिलनाडु के चाहने वाले गुरुस्वामी जी, जो कह रहे थे लिबरली नोट्स प्रिंट करो। फॉर्चुनेटली कांग्रेस की उन्होंने बात सुनी और लिबरली नोट्स प्रिंट नहीं करा, वरना मुश्किल हो जाती। एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त कर दूं, पॉलिटिकली इसका इंप्लीकेशन है, पॉलिटिकली श्रीलंका से सुनना चाहिए जो राजपक्ष परिवार ने किया, माइनॉरिटी हेटिंग, माइनॉरिटी को इनसिक्योर करना, जो लॉज उन्होंने पास किए, जो अचानक एक रात जैसे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, इन्होंने फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया जिससे बहुत नुकसान हुआ आधी रात को, उससे हमें बचना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकतंत्र मजबूत रहेगा, डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी। कुछ पॉइंट्स आपने उठाए हैं, इस पर मैं आगे विस्तार से आ जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका से या श्रीलंका जैसे हालात से बहुत दूर है। कुछ चिंताएं आपने बताई हैं, उस पर थोड़ी और चर्चा आगे कर लेंगे। सुशांत सरीन जी, आपके हिसाब से भारत श्रीलंका बनने जा रहा है, मोदी जी उधर धकेल दिए हैं, इस्तीफा देके भागेंगे, पीएम हाउस खाली कर देंगे, पब्लिक घुस जाएगी, पीएम हाउस के स्विमिंग पूल में नहाएगी, ये सब होगा क्या टीएमसी विधायक की तरह जैसे उनकी सोच है? यार वो टीएमसी के विधायक जो हैं वो जितने पढ़े लिखे हैं वो तो उनकी भाषा से ही समझ आ जाता है, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। उनको ना अर्थशास्त्र का कुछ पता है, ना मेरे ख्याल राजनीति का कुछ पता है, और उनके ऊपर जो आरोप अभी आप सुनवा रहे थे, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर पता लग जाता है कि उनकी भावनाएं क्या है, उनकी लॉयल्टी किस तरफ है, उनकी कितनी प्रतिबद्धता है भारत के प्रति, और वो शायद ये चाहेंगे कि भारत निस्तो नबूद हो जाए उनकी नज़र में, और शायद उसी के बाद वो अपना डंका यहाँ पर बजाएंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, मेरे ख्याल मेरे मित्र तहसीन ने करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को मिला दिया है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और शायद उस पर वो थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लें। तीसरी चीज़ ये कि आपको क्या भुगतान करना है, ये आपको उसको आप क्वांटम अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा आपको भुगतान करना है, लेकिन अगर आप जो लेटेस्ट डेटा आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, देखिए आप सिर्फ जब कर्जे का देखते हैं, पहली चीज तो आपको ये देखनी होती है आपने कर्जा लिया किस लिए। क्या आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, मतलब कि खाने पीने के लिए लिया है जैसे पाकिस्तानी लेते हैं कि अपने बजट को चलाने के लिए वो कर्जा ले रहे हैं, या आपने कर्जा इसलिए लिया है क्योंकि आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और आपने और डेवलपमेंट के काम करने हैं। भारत बजटरी उसके लिए सपोर्ट के लिए कभी कर्जा नहीं लेता। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो आपने कर्जा लिया और जो आपको भुगतान करना है उसका डेट सर्विस रेशो क्या है। जो डेट सर्विस रेशो भारत का अभी आ रहा है वो लगभग 6% के करीब है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है और आपको भुगतान कितना करना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आई। मतलब अगर इसको सरल भाषा में कहूं, 100 रुपया कमा रहे हैं तो 6 रुपया चुकाने के लिए देना है उधार। हाँ, लगभग ये आप मान लीजिए इसी हिसाब से देखा जाएगा। अगली आपको जो चीज देखनी है कि भारत सरकार का कितना कर्जा है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका कितना कर्जा है। इसमें तो ये भी एक आपको अगर फर्क कर लें तो बेहतर होगा, तो बात समझ में आ जाएगी। फिर श्रीलंका से तुलना करनी और श्रीलंका में जिस तरीके की उन्होंने डिसीजंस लिए थे, देखिए उन्होंने खाद लेनी बाहर से क्यों बंद की थी, क्योंकि उनके पास वैसे ही उनका दिवालिया निकल गया था, उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ जाएंगे, उसका कोई इंतजाम नहीं किया था, तो वो क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था इसलिए वो उस तरफ गए। मेरे ख्याल भारत में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब टीएमसी वाले जितना मर्जी चाहे कि भारत का दिवालिया निकल जाए, ममता बनर्जी फिर भी नहीं प्रधानमंत्री बनेगी, क्या कर रहे हैं अब इसमें। ये हमारे आपके हिसाब से भी भारत में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं दिख रहा कि वो श्रीलंका बन जाए। अनिर्बान बनर्जी साहब, आपके हिसाब से कुछ कोई ऐसा पैरामीटर दिखता है? अगर इजाजत हो जी जी बोलिए। 1 मिनट अनिर्बान भाई रुकिए, 1 सेकंड बस, वो खत्म कर रहे हैं। पंजाब के गांव में एक लड़का था, वो गांव का चौधरी बनना चाहता था, तो अपनी माँ के पास गया, वो बोलता माँ अगर ये चौधरी मर जाए तो फिर मैं चौधरी बन सकता हूँ। उसने बोला नहीं बन सकता। तो वो तमाम जितने वरिष्ठ अधिकारी थे ना उस गांव के, उसने सबका नाम लिया, बोलता कि अगर ये सब मर जाए तब मैं चौधरी बन सकता हूं। मां ने कहा सारा गांव भी मर जाए ना तो तू चौधरी नहीं बनेगा। अब ये इदरिस अली साहब की वही हालत है, वो शायद नहीं बनेंगे कुछ, लेकिन अब कामना करने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता।
ठीक है, अनिर्बान बैनर्जी, आपके हिसाब से भारत श्रीलंका बन रहा है नरेंद्र मोदी के राज में? कि मुझे पता नहीं था कि पैनल में कॉमेडियन से भी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आपकी बदौलत मुलाकात हो गई। तो वो कॉमेडियन भाई साहब जो अभी चुटकुला सुना रहे थे, मैं उनसे एक बहुत साधारण प्रश्न कर लूं कि सर सुशांत जी, सुशांत जी, इस तरह की भाषा इज नॉट एक्सेप्टेड। सुशांत जी जो है, सरीन जी इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन। हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते, किसी को कॉमेडियन बोला, मैं ऐसे शोज में पार्ट नहीं लेता। हम व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, हम अच्छी रीत से बात करें। मेरे मित्र हैं टीएमसी के, लेकिन ऐसी हम किसी पे पर्सनल कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? नो, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। हम एक सिविलाइज्ड डिबेट करना, हम एक सिविलाइज्ड डिबेट कर, किसी को हम कॉमेडियन बोल रहे, बोल हम किसी का सर काट दे, ये क्या बात है यार? सिविलाइज्ड डिबेट करो यार। अनिर्बान बैनर्जी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बात नहीं करना। सुन लीजिए, जब कोई एक चुने हुए विधायक को अनपढ़ कहते हैं तो वो पर्सनल कमेंट तो नहीं था, नहीं अटैक भी नहीं था। कॉमेडियन कह लेना बहुत बड़ा अटैक हो गया, समझ रहे, ठीक है। लेकिन अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए कि यही मेरा मानना है कि जब मोदी जी 2014 में अच्छे दिन का सपना दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारत का जो करेंसी है वो तब कोई 60 रुपया के आसपास था, तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत खराब सिचुएशन में, ये उनका स्टेटमेंट है, बहुत सारा स्टेटमेंट है। और आज जब 80 रुपया के करीब चला गया है, एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर इंडियन करेंसी का अगेंस्ट द अमेरिकन डॉलर, तो उनका मानना है कि इकोनॉमी तो भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा बुद्धि ज्यादा नहीं है, मुझे जरा समझा दीजिए ये कैसे, लॉजिक क्या है? जब 60 रुपया का था एक डॉलर तब इकोनॉमी खराब था, और जब 80 रुपया का हो गया है तब इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। तो ये मेरा समझ में नहीं आता है। श्रीलंका के हाल हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा भविष्य में देखेंगे। हम नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते कि वैसा बन जाए। नहीं, भविष्य में देखेंगे नहीं, अभी की स्थिति में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी देखिए, अगर आप हमसे पूछे कि सिमिलैरिटीज क्या है, मैं आपको सिर्फ 3 मार्कर बता दूंगा, सिर्फ 3। एक जो है एलपीजी सिलेंडर का भाव आप देख लीजिए, श्रीलंका में भी जितना बड़ा है 2014 से तुलना करते, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जितना बड़ा है भारत में देख लीजिए 2014 में क्या था, 2022 में क्या है। आप पेट्रोल डीजल का प्राइस देख लीजिए 2014 में क्या था, आज क्या है। अमेरिकन डॉलर के खिलाफ इंडियन रुपी, वो मैंने पहले ही बता दिया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, जो सरकार का स्टैटिस्टिक है वही पकड़ लीजिए, वो एनजीओ का स्टैटिस्टिक आप छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक छोड़ दीजिए, सरकार का अपना जो स्टैटिस्टिक है वो बताता है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ सालों में चल रहा है। 45-50 सालों में इतना अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं रहा। आप मुझे बता रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो श्रीलंका में भी जो जितने मीडिया वाले पर्सन थे, मीडिया चैनल थे, वो भी कहते थे। अब अनिर्बान बैनर्जी, मुझे ये बताइए, नहीं हुआ ना? अनिर्बान बैनर्जी, आपने चूंकि सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत का जिक्र किया, तो मोटे तौर पर आम आदमी जिस महंगाई से गुजरता है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। श्रीलंका में 55% पर है महंगाई की दर, भारत में अभी 7% पर है। अमेरिका और ब्रिटेन में महंगाई दर का रिकॉर्ड टूटा हुआ है 45 साल का, फिर भी हम 7% पर हैं। तो ये कैसे कंपैरिजन हो सकता है श्रीलंका से? देखिए, श्रीलंका जितना छोटा कंट्री है, उससे बड़ा तो हमारा बहुत सारा स्टेट्स है, बहुत सारा राज्य है। तो वैसे आप अगर डायरेक्ट सिमिलैरिटी, डायरेक्ट पैरेलल ढूंढिएगा, वैसा नहीं है। लेकिन कुछ मार्कर्स, बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको तो सर मैं यही तो बोल रहा हूं ना सर, महंगाई हमारे यहाँ दुनिया में कंट्रोल में है, दुनिया में बाहर जा रही है, हमारे यहाँ कंट्रोल में, यही तो मार्कर बता रहा हूं सर। हमारा इंटरनेशनल डेट जो है उसका जीडीपी से रेशियो 20% पर है सर। दुनिया में दूसरे देशों का बहुत ऊपर चला गया है, उससे 10-12 गुना पॉपुलेशन हमारा है। वहां यहाँ 1-2% का इधर उधर मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रिपल इफेक्ट की नाम की भी कोई चीज होती है। अब श्रीलंका का 55%, तो इंडिया का भी वैसे 55%। अच्छा अनिर्बान बैनर्जी, मुझे एक और बात बताइए बैनर्जी साहब, आपको पता है यूपीए राज्य में कितना विदेशी कर्ज लिया गया था? आप बता दीजिए, फैक्ट बता दीजिए, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी पता नहीं। ठीक है, 7 साल में 21 लाख करोड़, और नरेंद्र मोदी के 6-7 साल में 10 लाख करोड़, और उसमें कोरोना का संकट काल आके भी चला गया। तो जो महान अर्थशास्त्री थे उनके समय में अगर एवरेज निकालिएगा तो पर ईयर 3 लाख करोड़ का कर्ज ले रहे थे। अभी हम जो है वो 2 लाख करोड़ भी नहीं ले रहे, 10 लाख करोड़ लिया इतने बड़े संकट के बावजूद। तो अर्थव्यवस्था खराब है तो हम कम कर्ज क्यों ले रहे हैं? नहीं, अगर कर्ज एक फैक्टर होता है, एक पैरामीटर होता है, कर्ज लेकर आप कर क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।
कर्ज लेना तो ठीक है, कर क्या रहे हैं? यूपीए के दौर में कर्ज लेते थे, नहीं लेते थे, जो भी करते थे, आम आदमी को लेकर, आम आदमी को जो परेशान होने वाला है, वो पेट्रोल डीजल हो। सर वो जो भी कर्ज लेते थे महंगाई दर डबल डिजिट में थी, ये कम कर्ज लेकर महंगाई दर 7% पर रखे हैं। शुभरास्ता जी मैं तो आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। अनिर्बान बनर्जी कुछ फैक्टर्स गिना रहे थे, पेट्रोल डीजल की कीमत, सिलेंडर की कीमत। मैंने उनसे पूछा जो जिस वक्त ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था थी उस वक्त ज्यादा कर्ज ले रहे थे, अब कह रहे हैं खराब और डूबी हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन कर्ज कम ले रहे हैं और महंगाई कंट्रोल में है, और जो जीडीपी और डेट का रेशियो है विदेशी डेट का वो 20% के आसपास है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में ये कहीं हमसे कहीं ज्यादा है, तो हम कैसे खराब स्थिति में हैं? मैं आंकड़ों पर आऊं सुशांत जी, उसके पहले मैं एक आपत्ति मैं भी दर्ज करना चाहती हूं। अनिर्बान जी को बड़ा दुख लग गया कि उनके द्वारा चुने हुए विधायक को अनपढ़ कहा गया, तो मैं उनको बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि ये संविधान की दुहाई दिया करते हैं। हमारे देश में कोई भी अनपढ़ व्यक्ति आराम से राजनीति कर सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये हमारे देश के संविधान की ताकत है। इसीलिए किसी को अनपढ़ कहना गाली गलौज नहीं। सुन लीजिए अनिर्बान जी, मैंने अभी आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। कहना क्या गाली है मैडम? नहीं, आप बोल लीजिए, आपका नाम शुभरास्ता होगा, आप ही बात कर लीजिए। आपका नाम शुभरास्ता होगा, आप ही बात कर लीजिए। कॉमेडियन कहना क्या गाली है? अनिर्बान जी कहना क्या गाली है? मैं आपसे अनिर्बान जी, मैं आपके मॉडरेटर डिबेट में नहीं आई। शुभरास्ता जी मैं उनको जवाब दे दूं। अनिर्बान जी आपने सुनिए, अनिर्बान जी आपने अपने लिए खुद कहा कि आपको समझ में नहीं आती कई बातें, आपकी समझ कम है, लेकिन मैंने आपको अनपढ़ तो नहीं कहा, ना ही किसी को कॉमेडियन को यहां बुलाया है। तो आप जो कॉमेडियन कह रहे हैं ना वो पर्सनल अटैक है। कोई अनपढ़ है, नहीं है, समझ कम है, ज्यादा है, ये हो सकता है, इसलिए उसमें नहीं जाना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। आपको मौका दूंगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए मेरे डिबेट में मैं कोशिश करता हूं सर कि चिल्लम चिल्ली ना हो, आपको पूरा मौका दूंगा, आप दीजिए। आप जब बोल रहे थे किसी पैनलिस्ट ने आपको इंटरफेयर नहीं किया। शुभरास्ता जी बोलें, फिर आपको मौका दे दूंगा। शुभरास्ता जी बोलिए। मैं तो सुशांत जी के रिज्यूमे पे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा परिचय है उनका। अनिर्बान जी को जानकारी ना हो तो उनके 5 आर्टिकल्स पढ़ लें, उसके बाद बताएं कि वो कॉमेडी के फील्ड में हैं या वो सामरिक विशेषज्ञ हैं। और ये अपने जिन विधायक को लेकर के बहुत आग्रही हो रहे हैं उनके 4 आर्टिकल्स कोट कर दें कि हाँ बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, और नहीं कर सकते तो मुंह बंद करके अपने टर्न का वेट करें। उनसे नहीं पूछा गया है सवाल। जो देश अभी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को 5.5 पे रखते हुए, 5.5 पर रखते हुए अच्छे से मेंटेन कर रहा है अपनी इकोनॉमी, उस देश की अर्थव्यवस्था पर श्रीलंका से तुलना करना एक तरह का बौद्धिक दिवालियापन है। आपको राजनीति करनी हो, किसी भी देश के सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए करना हो, आप कीजिए ना, लेकिन आप उसमें भारत को मत घसीटिए। भारत को घसीटने के लिए आपको थोड़ा स्वयं ग्राउंड पे जाकर के आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। ये बात सच है, मुझे नहीं लगता। आप सुशांत जी जरा मुझे रिवाइंड करवा के बताइए, क्या इस पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने यह कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एकदम ऐसी है कि चकाचक चल रही है, इसमें किसी भी सुधार की गुंजाइश नहीं है? क्या किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट पर यह कहा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट पे काम अच्छा नहीं कर सकते? क्या किसी ने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी है कि हमें कोई एस्पिरेशन होना ही नहीं चाहिए? अरे ये तो प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड हर समय किसी भी इकोनॉमिक इशू पे डिबेट होती है या कोई एजेंडा सेट करना होता है, वो स्वयं $multi trillion इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये कोई नहीं कह रहा कि हम लोग बिल्कुल हम लोग सही अवस्था में, यहां में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेसलेस बातें मत कीजिए, श्रीलंका जैसे देश से कंपेयर मत कीजिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सुशांत जी, जो मैं कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोक के भाव से श्रीलंकन स्टूडेंट्स आते थे। आज वो सब लोग वहां एक्टिविस्ट बने हुए हैं और सब बहुत लोगों का उनका योगदान रहा है। आप कभी उनसे बात करके देखिए कि कितनी भयावह स्थिति वहां पर हो गई थी। वो भयावह स्थिति भारत में नहीं है अभी। इसीलिए देश को बरगलाना बंद कीजिए। अगर आप अर्थशास्त्री हैं तो आप डॉक्यूमेंट बनाइए, कहिए कि आपको क्यों लगता है कि श्रीलंका की स्थिति ऐसी है और भारत में स्थिति ऐसी हो सकती है। ये 10 मेजर्स आप लीजिए जिसकी वजह से ठीक हो सकती है। ठीक है, इसमें तहसीन पूनावाला एक बात बताइए। इसी देश के संसद, ठीक है, पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। तहसीन पूनावाला ये बताइए कि वो 5 पॉइंटर्स जिस पर कहा जाए कि ये अर्थव्यवस्था डूब रही, मान लीजिए आम आदमी के लिहाज से भी बात करें,
हमारी महंगाई दर आज दूसरों से कंपेयर कीजिए तो कहीं बेटर नजर आती है, 7% पर है। अगर आप देखिए कि देश में जो गरीब आदमी तक राशन पहुंचना चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, हेल्थ केयर पहुंचना चाहिए, घर मिलना चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं? वो उनको मिल रहा है। तो फिर किस बात, जो शुभराशिता कह रही है वो लाइन जोड़ दे रहा हूं कि देश सतत विकास करता है। ऐसा नहीं है कि अब हो गया, अब सब एकदम चमाचम हो गया, अब कुछ करना नहीं। लेकिन ऐसा कोई डेंजरस फैक्टर आपको दिख रहा है इस वक्त इकोनॉमी में? जी, डेंजरस दिख रहा है। पहली बार 45 वर्षों में भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं। देखिए, भारत का टोटल जो एक्सटर्नल डेट है वो इस वक्त $588 बिलियन है, जैसे मैंने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है। और जो हमें 31 दिसंबर 2022 तक हमारे डेट सर्विस करने हैं, उसका टोटल अमाउंट है $273 बिलियन, यानी कि लगभग अबाउट 50% ऑफ हमारा फॉरेन रिजर्व्स। यानी कि जो हमारी इंपोर्ट हमें जो उसको हमारी इंपोर्ट है उसको अगर हमें सर्विसिंग करना है तो हमें चाहिए अगले 12 महीने में, यानी कि अगले 6 महीने में, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक लगभग $620, और हमारे पास फिलहाल है $588 बिलियन। मैंने आपको कहा था सितंबर में बड़ी पेमेंट जारी। दूसरा, जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले घट रहा है, यानी कि और दूसरा डबल वैमी के ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इससे जो है हमें एक कठिनाई आ सकती है। सुशांत जी ने मुझे उनको लगा उन्हें करेक्ट करना है मुझे फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। नहीं सुशांत जी, मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की ही बात कर रहा था, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रिकॉर्ड $13.2 बिलियन का गैप बढ़ गया है, और वो भी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है वो नहीं मानते भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि हम पीएसयू सेक्टर और स्टेट्स का हम जो डेट है वो उसको हम काउंट। ठीक है, सुशांत सरीन इस पर रिस्पॉन्ड करें। सुशांत सरीन लगातार, ठीक, आपका पॉइंट लिया। सुशांत सरीन इस पर जवाब लाइन में बता नहीं फिर सर बात इधर उधर हो जाएगी, लंबा खिंच जाएगा। मैं फिर आपको मौका दूंगा, अभी डिबेट में समय है। सुशांत सरीन जी 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 जी, मैं दोबारा से वजाहत कर देता हूं जो अपना मेरे दोस्त तहसीन बोल रहे हैं। देखिए, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपकी इंपोर्ट्स क्या हैं, आपके एक्सपोर्ट्स क्या हैं, और आपके जो इनविजिबल्स की अर्निंग क्या है, उसके बाद जो आपका डेफिसिट रहता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। जब आप पब्लिक सेक्टर का जो डेट या पब्लिक सेक्टर या जो ऑल ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनका डेट या उनके कर्जे को आप करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं मिलाते। उनके भुगतान को तो शायद आप बात कर सकते हैं, बट वो भी कैपिटल अकाउंट में जाता है, वो करंट अकाउंट में नहीं जाता। तो आई थिंक वहां पर आपको एक डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये जो एक और हम अक्सर गलती करते हैं कि हमने ये कहा कि हमारा जो डेट का साइज है, जो कर्जे का टोटल कर्जा हमारा विदेशी कर्जा है, वो लगभग जो तहसीन ने जो भी फिगर दिया $580 या कुछ बिलियन का है, और अभी हमको भुगतान करना है $280 बिलियन का एक साल के आखिर तक। अब अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक टोकरी में इतना है और दूसरी टोकरी से इतना निकलना है, तो फिर आप गलत तरीके से उसको देख रहे हैं। उस एक साल के अंदर अंदर आप और कर्जे भी लेंगे, कर्जों का भुगतान भी होगा, आपके एक्सपोर्ट्स भी होंगे, आपके एक्सपोर्ट सर्विसेज में भी होंगे, आपके इनविजिबल्स भी होंगे, आपके इंपोर्ट्स भी होंगे। क्या उसका मतलब यह है कि हालात जो है बिल्कुल सुधर गए हैं? बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर रहेगा, लेकिन प्रेशर है, उसमें कोई क्राइसिस दूर दूर तक अभी तक नहीं है। लेकिन एक चीज में मैं तहसीन की बिल्कुल बात से रजामंद हूं कि देखिए, जब श्रीलंका में जो क्राइसिस आया उसके अंदेशा जो था सुशांत, लगभग 7, 8, 10 साल से था। एक तो वैसे उससे पहले भी था, क्योंकि श्रीलंका जो था वो बिल्कुल कर्जे के ऊपर जी रहा था, और बहुत ज्यादा उन्होंने कर्जा ऐसा लिया हुआ था जो वो कंज्यूम कर रहे थे, उसमें कोई डेवलपमेंटल में एक्टिविटी में नहीं थे, और खतरे की घंटी कई सालों से बज रही थी। तभी वो बार बार आईएमएफ के दरवाजे पे जा रहे थे। 1990 के बाद भारत तो नहीं आईएमएफ के पास गया कि भाई हमारे भुगतान का कोई या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक क्राइसिस है, इसलिए हमारे को आईएमएफ के पास भागना पड़ेगा। अभी तक तो कोई इस तरीके का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। तो उसको उसके साथ मिलाना गलत बात है। लेकिन जहां पर हमारे को सतर्क रहने की जरूरत है सुशांत, वो ये है कि वहां से हमारे को एक सबक लेने की जरूरत है कि आप ऐसी कोई हिमाकत ना करें जब आप अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाए।
अभी मेरे ख्याल तहसीन ने ही बात की थी और शायद मैं उस बात से काफी हद तक रजामंद हूं। मैं भी एक टाइम पर जब कोविड का संकट आया हुआ था, मैं भी ये मानता था कि शायद हमारे को अभी फिस्कल प्रूडेंस की जगह फिस्कल इंप्रूडेंस की जरूरत है। आपको थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा मार्केट में। मेरे ख्याल सरकार ने एक बहुत कंजर्वेटिव तरीके से कोविड का क्राइसिस हैंडल किया और रेट्रोस्पेक्ट में ये लगता है कि वो बेहतर तरीका था। उससे अर्थव्यवस्था आपकी संभली रही। उसमें जरूर उतार चढ़ाव आया। ये कहना कि भाई आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई, बिल्कुल पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ हुई, वो होनी थी। लॉकडाउन के बाद, कोविड के संकट के बाद आपकी सारी तमाम जो इंटरनेशनल मार्केट्स थी वो बंद हो चुकी थी। तो वो तो सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, वो और बहुत सारे देशों में हुआ है। तो ये बोल देना नहीं, और उसके बाद फिर दुनिया भर की एजेंसीज कह रही हैं कि दुनिया की सबसे बेहतर ग्रो करने वाली इकोनॉमी भारत की होगी। ठीक है, कोरोना के संकट के वक्त जब सब नीचे गए तो हम भी गए, लेकिन जब ऊपर आने की बारी आ रही है तो हम सबसे तेजी से ऊपर आएंगे, ये भी दुनिया कह रही है। अनिर्बान बनर्जी जी, क्या जो श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं, और उनको वो हालात बनते दिख नहीं रहे, इसीलिए एक भीड़ बार बार तैयार की जाती है, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी दूसरे प्रोटेस्ट के नाम पर, कि वैसी कुछ चीजें हों लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाती। देखिए, सीएए के बारे में अगर आप बात करेंगे, सफल हुआ कि नहीं हुआ, इससे ही पता चलता है कि बीजेपी आज सीए एनआरसी का नाम भी नहीं लेता है। अभी तक सीए का रूल नहीं बना। वो ये भी नहीं करते कि एनआरसी सीए हम करेंगे, एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आप बता दीजिए सफल है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, शुभ्रास्ता जी और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि सब तो बढ़िया नहीं है, बढ़िया बनना पड़ता है, करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो भैया 2014 के टाइम विदेश से सारा काला धन वापस लाकर इकोनॉमी को एकदम बिल्कुल सुधार देंगे, सबके पॉकेट में 15 लाख डाल देंगे, उसके बाद अमेरिकी डॉलर के खिलाफ भारतीय मुद्रा 40 में ला देंगे। ये सब जो प्रॉमिस। अनिर्बान भाई, मैं चूंकि देखिए इसमें पढ़ता नहीं हूं, अनिर्बान भाई मैं इसमें पढ़ता नहीं हूं, लेकिन बहुत बार हो जाता है, इसलिए मुझे लगा आज आप बोल रहे हैं तो पूछ लेता हूं। क्या आप मुझे एक बार ये बता सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहां पर ये कहा था कि वो 15 लाख रुपए सबके पॉकेट में डालेंगे लाकर? सर, तो फिर अमित शाह जी ने जब पूछा गया, उन्होंने क्यों कहा वो इलेक्शन जुमला? तो आप अमित शाह पे बहुत विश्वास करते हैं? अमित शाह जो करते हैं कमाल का करते हैं। मैं अमित शाह को नहीं जानता, मैं आप अनिर्बान बनर्जी को जानता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी रैली में इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैं विदेश से पैसा लाऊंगा, काला धन, और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दूंगा? विदेश से काला धन वापस लाएंगे, उसके बाद सबके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, बहुत सारे रैली में कहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। रैली का नाम क्या? आप झूठ बोल रहे हैं अनिर्बान। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 2014 के पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक रैली की थी सर, और उस रैली में उन्होंने कहा था, क्योंकि वहां जिक्र हो रहा था कि भाई किस तरीके का डेवलपमेंटल काम होगा नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री ने ये क्वांटम समझाने के लिए, तब तो वो कैंडिडेट थे, कि विदेश में जो काला धन पड़ा हुआ है उसको अगर आप क्वांटिफाई करो कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने 10 एग्जाम्पल दिए थे कि जिस आप रेल ट्रैक की बात कर रहे हो, ऐसे 10 रेल ट्रैक लग सकते उतने पैसे से। इतना पैसा है कि अगर आप उसको क्वांटिफाई करो तो ऐसा होगा कि जैसे हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख हो, इतना पैसा वहां पड़ा है। ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं लाकर 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। अब आप अपनी बात कहिए जी। आपका कहना यह है कि वो काला धन वापस लाने का जो प्रॉमिस है कभी नहीं किए? नहीं, आप कह रहे हैं। अब देखिए, फिर मैं उस पर भी आपको फैक्ट बता दूं कि पहली बार उस काले धन को लाने के लिए भारत सरकार काम की। भारत और स्विस सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके बीच में तैयार। आप कुछ कह रहे हैं तो कह लीजिए या मैं कह लूं? नहीं, 8 साल हो गया, काला धन आया कि नहीं आया? सिर्फ एक ही सवाल है। 8 साल में कितना काला धन आया आपको पता है? बता दीजिए कितना आया है। सरकार ने तो कभी आप रिपोर्ट निकाल के पढ़िए, सब मेरे ही शो में मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप क्या पढ़ के आएंगे? आप सब कुछ मुझसे ही जानेंगे। तो शुभ्रास्ता जी, काला धन भी इनको नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा या नहीं कहा, इनको ये भी नहीं पता यूपीए ने कितना कर्जा लिया और एनडीए ने कितना कर्जा लिया। तो सब मैं यहाँ पढ़ाने थोड़ी बैठा हूं,
आप डिबेट में आए, आप पढ़ के आइए। अगर आपसे आपको ये भी नहीं पता कि इंडिया और स्विस सरकार के बीच क्या हुआ, एसआईटी का गठन हुआ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। स्विस बैंक में सुशांत जी जब शांत हो जाए तब कहिएगा, मैं बोलूंगी तब। इनको बोलिए शांत हो जाने शुभरास्ता जी, दीजिए पहले। बोलिए। देखिए सुशांत जी, पॉलिटिकल पेचिश का तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। दो तीन चीजें जो मुझे बहुत हास्यास्पद लगती हैं। एक, इकोनॉमी की डिबेट में सीएए और एनआरसी को जोड़ने का क्या तुक है? और अगर जोड़ ही रहे हैं तो मैं पूछ रही हूं इनसे, ये तो बड़ा डेमोक्रेसी करते हैं। अगर सरकार ने सीएए और एनआरसी पे रूल्स नहीं बनाए और ये इतना लालायित है रूल्स को लेने के लिए, तो अनिर्बान जी जो टेंट लगा करके लोग बैठे हुए थे प्रोटेस्ट में, वहां जाएं और अच्छा शुभरास्ता जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। शुभरास्ता जी एक सेकंड, क्योंकि देखिए अनिर्बान जी चाहें तो बहुत समय नहीं लगता। देखिए जब तक आप बोल रही थी, मैंने ऐसे अभी तुरंत गूगल किया, 2019 में पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1.3 लाख करोड़ ब्लैक मनी जो है वो रिकवर की गई है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पीएम का बयान वो वाला जो कि, अच्छा इनको क्या मैं बोलूं, पत्रकार भी बोलते हैं कि पीएम ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल देंगे। तो जब पत्रकार बोल रहे हैं, घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं, तो फिर बाकियों से मैं क्या बोलूं फिर? अब बोलिए सुशांत जी, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वही आंकड़ा मैं अभी देना चाह रही थी। उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं। एक आपके सीनियर हुआ करते थे पुराने चैनल में, आपके सीनियर ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टर्म फ्रेज इजाद किया था। एक्चुअली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रस्त कुछ ऐसे लोग हैं जो बनना तो राजनीतिक विश्लेषक चाहते हैं, लेकिन उसके आड़ में करना चाहते हैं राजनीति। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा है वो 4-5 मैगसेसे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट का और तमाम तरीके के अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट का क्या कीजिएगा उनका? उनको 15 लाख का जो वीडियो है पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं ये। जब पूछ लो कि क्या है सोर्स, तो यही आए बाएं टाएं बोलने लगते हैं कि फलाना रैली में बोला था, अमित शाह जी ने कहा था, आप कह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछने लगेंगे। अरे मैं तो आधिकारिक रूप से जो 2-3 भ्रांतियां फैलाई गई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, उनसे पूछिए। और ये अब इन लोगों के ऊपर, मैं तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होती, जो कि मैं नहीं हूं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी ज्वाइन करने का, तो मैं डिफेमेशन केस ठोकती इन लोगों पे कि कहां की बात कहां कर रहे हो भाई। किस नेता ने कहा था कि 15 लाख रुपए ला करके हम पॉकेट में भर देंगे? हाँ, ये कहा गया था कि ब्लैक मनी पे कड़े कदम उठाए जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि वो अभी तक शांत हो ही नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल पेचिश का इलाज नहीं है। उसका इलाज आप कितना भी करना चाहें आप नहीं कर सकते हैं। विश्लेषण करने के लिए बेसिक रिसर्च करनी होती है। आपने गूगल करके देखा सुशांत जी, सिंपल इकोनॉमिक सर्वे, अगर कोई भी देश का ज़हीन एनालिस्ट, चाहे वो टीवी पे आए या मत आए, बेसिक एनालिसिस करने के लिए एक बार तो आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ लो, जो हर साल सरकार रिलीज करती है। उसके बाद आप गैर सरकारी तरीके से कीजिए। तहसीन, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार अनिर्बान कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर तहसीन पूनावाला आपके पास आता हूं। अनिर्बान जी छोटे में बिल्कुल छोटे में खुद विश्लेषण करने बैठी आरएसएस बीजेपी की प्रवक्ता जो है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये गलत बात, फिर आप चले गए उस पर। उन्होंने आपको एक बार भी टीएमसी का प्रवक्ता नहीं बोला। अनिर्बान भाई आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप डेटा पे काटिए ना, आप डेटा पे काटिए, फैक्ट पे काटिए। बहुत बार क्यों बोलिएगा अनिर्बान? आपसे सर्टिफिकेट लेने बैठी हूं मैं यहाँ पर। नहीं, आपसे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता है ना। टीएमसी के प्रवक्ता हैं जो आपको इतना पेट में दर्द हुआ। आप जब किसी को, अरे राजनीतिक विश्लेषक मैं भी हूँ, तहसीन भी है, आप भी हैं, सुशांत जी भी हैं, आपको क्यों दर्द हुआ? तहसीन को और सुशांत जी को, तहसीन को और सुशांत सरीन जी को तो नहीं लगा? क्वेश्चन किया नहीं, आपको क्यों लगा कि मैंने आपको कहा? नहीं, मैं समझना चाहती हूँ, आपको क्यों लगा कि मैंने आपको कहा? मैं तो आपको पहचानता हूँ मैडम। नहीं लगा तो फिर मेरे ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं आरएसएस भाजपा से हूँ, और है तो प्रूफ दीजिए ना। नहीं, मैं प्लीज अनिर्बान जी मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नो पर्सनल कमेंट्स। अनिर्बान जी देखिए, हम देश की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स पर, डेटा पर बात कीजिए। कौन आरएसएस का प्रवक्ता है, कौन टीएमसी का है? मैं अगर लिखना होगा तो सीधा लिख देता ना भाई, आपको भी कोई नहीं कह रहा। आप प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप डेटा पे बात कीजिए।
अरे आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता होना अटैक कैसे हो गया? नहीं है तो अरे भाई नहीं है ना, तो फिर ठीक है, आपका लिख देता हूं। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए सर। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं क्या? आप लिख दीजिए। अनिर्बान बनर्जी, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं? आप लिख दीजिए। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं या नहीं? अनिर्बान जी, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं? तो आप लिख दीजिए सर, मुझे कोई लज्जा नहीं है। आपको हाँ, तो लज्जा नहीं होगी, क्योंकि आप हो सकता है होंगे, आप हो सकता है होंगे, जो नहीं है वो क्यों स्वीकार करें? छोड़िए, नहीं फिर छोड़िए, अब आपको फैक्ट पे नहीं बात करनी तो रहने दीजिए। तहसीन पूनावाला, अब आप बोलिए, छोड़िए जब आपको इस पे रहना पर्सनल अटैक पे। तहसीन पूनावाला बोलिए। जी मैं सिर्फ डेटा पे बात करना चाहूँगा। देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है इस वक्त भारत को, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक अलार्मिंग 88% बड़ा है, और अभी इस वक्त $192.4 बिलियन है। मैं 2021-2022 की जो एनालिसिस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर हम देखें जो ट्रेड डेफिसिट है, नॉट सीएडी, ट्रेड डेफिसिट है, वो बड़ा है फिलहाल, वो है एट $18.7 बिलियन मार्च 22 के लिए, कंपेयर टू $13.9 बिलियन मार्च 2021 के लिए, यानी लगभग $5 बिलियन प्रति महीने पिछले एक साल में। इसके अलावा रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, और इसलिए एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। जो आउटफ्लो, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अचानक से पैसे निकाल दिए तो बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, और हुआ। $5 बिलियन पिछले हफ्ते में उन्होंने निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ी संकट है हमारे सामने। फिर सुशांत जी, सरीन जी कह रहे थे कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो थोड़ा बहुत उसे बैलेंस करेगा, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो सिर्फ 17% बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 17% बढ़ा है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है 22% बढ़ा है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी एक बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया है। तो एक्सपोर्ट 17% बढ़ा है, इंपोर्ट। ठीक है, अब इस पर वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सुशांत सरीन जी। 2-3 पॉइंट है, एक रुपया कमजोर हुआ है, दूसरा वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप थोड़ा बड़ा है। फिर क्या नहीं, तहसीन भाई दर्शक के हिसाब से समझिए ना, आप लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं, ऐसा 10-10, 20-20 आंकड़ा एक बार में फेंक दीजिएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। सुशांत सरीन बोलिए। नहीं, देखिए जो आंकड़े तहसीन दे रहे हैं वो ठीक है, 1% बढ़ा है, बस ये कहना चाहता हूं। नहीं, अब जो आंकड़े तहसीन दे रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन तहसीन जो चीज नहीं बता रहे उसमें जो आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है, उसमें जो आप तेल लेते हैं दुनिया भर से, उसका कितना हिस्सा है? क्योंकि अगर आप उसको देखें, और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खासतौर तेल के इतना दाम बढ़ गया क्योंकि आपका पिछले साल कितना लगभग $75-80 पे था, अब आपका $120 के आसपास आ गया है, और ऑब्वियसली उसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो ये डेफिसिट भी ऑटोमेटिकली काफी हद तक कम हो जाएगा। डेफिसिट फिर भी रहेगा आपका, और भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक ट्रेड डेफिसिट रहना एक लिहाज से जरूरी भी रहता है, क्योंकि उसका मतलब यह है कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर से आ रही है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां से गई है बाहर, वो अगेन तहसीन की बात ठीक है, लेकिन ये उतार चढ़ाव चढ़ते रहता है, क्योंकि जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका या किसी और डेवलप्ड कंट्री में इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते हैं, तो कुछ हद तक थोड़ा सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां से निकल के वहां चले जाता है। ये मान लेना कि सारा का सारा एक झटके में निकल जाएगा, अगर वो अपने लिए वो नुकसान उठाना चाहने को तैयार हैं तो बेशक निकाल के ले जाएं। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी एक बात बताइए, चूंकि हम श्रीलंका के लिहाज से बात कर रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट को लगता है कि श्रीलंका की जो हालत है उसकी एक बड़ी वजह परिवारवाद भी है। आपको लगता है कि हमारे यहां जो राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद से चल रही हैं उनको श्रीलंका से कुछ सीख लेनी चाहिए? मैं उसका उत्तर स्पेसिफिकली आपको दूंगा, लेकिन मैं उसके पहले 10 सेकंड सुशांत जी का जवाब दे दूं। सुशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा ऑयल का बिल बहुत हाई है, इस वक्त $119 बिलियन है FY 2022 के लिए, जो ऑलमोस्ट लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और दिक्कत सुशांत जी गोल्ड की भी, इसलिए सरकार ने अचानक रात को गोल्ड पे इतना बड़ा टैक्स लगा दिया, जिसके चलते मुझे लगता है गोल्ड में चोरी होगी, क्योंकि इतने बड़े टैक्स आप लगाओगे तो चोरी 100% गोल्ड में होने वाली। तो यहां दिक्कत है, सरकार भी से रिकॉग्नाइज कर रही है कि हमें एक पेमेंट का प्रॉब्लम आएगा गोल्ड और ऑयल को लेकर, इसलिए सरकार को स्टेप्स उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात ऐसे है ना, तहसीन लुक एट इट दिस वे, तहसीन
आप जी, जी। इस लिहाज से देखें, जी, सोना जो है जी, जी, आप जी, उसकी सिर्फ खपत करते हैं, उससे आपको कुछ वापस मिलता नहीं है। कुछ कुछ हद तक आप ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी आपकी ज्यादा जेम्स और की ज्वेलरी आपकी एक्सपोर्ट है। तो सोना तो बेसिकली आपका खपत का है, यानी कि आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। तेल आपके लिए जरूरी है क्योंकि उससे आपका उत्पाद होता है, उससे आपकी इंडस्ट्री चलती है, उसके आपसे तमाम चीजों के लिए तेल की जरूरत है। तो अगर सरकार के पास अगर ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कोई विकल्प है तो वो यही है ना कि सोना, जिसमें अगर आप 40-50 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं, लगभग, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है लेकिन लगभग शायद उतना होगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप जितना भी इंपोर्ट करते हैं, अगर आप उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाते हैं, उसको और महंगा कर देते हैं, तो वहां पर आप इंपोर्ट में कटौती करते हैं। ठीक है ये सर, तो सर इतना कहीं ही ना कहीं वक्त तो था आपको मेरे पास, बैलेंस मैं माफी करना चाह रहा पड़ेगा ना हूं, यार। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए जितने पैनलिस्ट बैठे थे उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको आप घोर सरकार विरोधी भी मान सकते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं कह पाए कि मौजूदा हालात में भारत श्रीलंका बनने जा रहा है। तो जो नेता ऐसा कहते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि देश हित में कभी कभी बात करनी चाहिए। लोगों में बेवजह का डर पैदा कर देना कि अरे श्रीलंका जैसा भारत बन रहा है, ये उचित नहीं है। देश तेजी से अगर आगे बढ़ने की बातें हो रही है, कुछ कमियां उनको सुधारने पे चर्चा हो, जैसे आज हुई है, उसमें से कुछ चीजें लोगों को समझ में आई होंगी, नहीं होगी आगे फिर कर लेंगे, लेकिन भारत श्रीलंका नहीं बनने जा रहा, ये कम से कम सब मान रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।